जय हिंद एवरीवन। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर को देखने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो त्रिरत्न सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग सामान्य विज्ञान के 3 बुक को कंपाइल करके और एक क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं, उसका बायोलॉजी का सेगमेंट अभी चल रहा है हमारा। और इसमें आप लोगों ने अगर देखा होगा प्लेलिस्ट विजिट करके, तो बहुत सारे लेक्चर डाल दिए गए हैं और जो भी बचा हुआ है कुछ लेक्चर वो धीरे धीरे करके डाला जा रहा है। एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा आज के लेक्चर में आप जानते हैं कि पहले हमने पाचन तंत्र को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग खास करके घटना चक्र, लुसेंट और क्राउन के ऑब्जेक्टिव वाले सारे सेगमेंट को उठा करके और भी जो संभावित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को कंपाइल करके अगेन बायोलॉजी का एक खास टॉपिक जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड क्या हो गया, हाँ तो या फिर रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। और इसमें तीनों का कंपाइलेशन शामिल है। अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लगता है या प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले लेक्चर के सारे अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और देखिए, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। तो सर्वप्रथम जो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था उनका नाम था हॉर्वे। ठीक है, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था हॉर्वे ने। परिसंचरण तंत्र या जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, यह हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। और शरीर में रक्त या रुधिर का परिसंचरण सदैव एक निश्चित दिशा में ही होता है और रुधिर परिसंचरण का कार्य हृदय द्वारा संपादित किया जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र या हृदय रुधिर एवं रुधिर वाहिकाओं से मिलकर बना होता है। और रक्त परिसंचरण तंत्र की सर्वप्रमुख खोज जो सबसे पहले जो खोज किया था उसका नाम था विलियम हॉर्वे, जो एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध जो होता है वह हमारे हृदय से होता है। और पेसमेकर की बात करें, जिसे हम गति प्रेरक भी कहते हैं, यह कृत्रिम यंत्र होता है और इस यंत्र के द्वारा हृदय की असामान्य गति को सामान्य बनाने का काम किया जाता है। और प्राकृतिक रूप से हृदय में साइनोएट्रिकुलर नोड या ऐसे नोड्स के जरिए पेसमेकर कार्य करता है। और इससे हृदय की साधारणतः गति जो होती है, सामान्य हृदय की गति की अगर बात करें तो वह 72 से 80 प्रति मिनट बनी रहती है। लेकिन यदि किसी कारण से हृदय की गति 30-40 प्रति मिनट हो जाती है तो कृत्रिम पेसमेकर की सहायता से इसको बढ़ाया जाता है। और अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आएगी और उसकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध अभी हमने देखा था हृदय से है और हृदय में भी व्यक्ति के हृदय की धड़कन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो गति प्रेरक जो है वह हृदय से संबंधित है। और हृदय में हम जानते हैं कि धड़कन होता है और उसको हम आर्टिफिशियली जब नियंत्रित करते हैं या उसको बढ़ाने और घटाने का कार्य करते हैं तो वह पेसमेकर के जरिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसके या किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। तो धमनी के ऊपर जो हमारी रक्त जो होती है या ब्लड जो होती है वह नस के अंदर मूव करती है या धमनी के अंदर। ठीक है, और धमनियों पर जो वह दबाव डालती है उसी को हम रक्त दबाव कहते हैं। तो रक्त जो होता है, रक्त दाब मापने के लिए खास करके हम लोग उपयोग करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर का। ठीक है, तो रक्त का दाब मापने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर मापने के लिए, उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और धमनियों में रुधिर का प्रवेश निलय के अंकुचन के कारण होता है। निलय का अंकुचन मतलब जो फूलता और पुचकता है, ठीक है, उसके कारण।
रुधिर का जो दबाव धमनियों पर पड़ता है उसे रक्तदाब कहते हैं। सोते समय रक्तदाब घट जाता है और इसीलिए जब व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ जाता है तो लोग कहते हैं कि इसे पहले आराम करने दो, एक गिलास पानी पिलाओ और इसे आराम करने दो, तुम सो जाओ आराम से, ठीक है, ताकि उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जो ब्लड का प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय जो रहता है व्यक्ति का रक्तदाब वह घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र क्या है? तो रुधिर या रक्त का जो दबाव मापता है उसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। रक्त मापन के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है और धमनियों में रुधिर प्रवेश निलय के अंकुचन के कारण होता है। इस प्रकार रुधिर का जो दबाव धमनियों पर पड़ता है उसे रक्त दबाव कहते हैं और सोते समय यह घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन जो है वह एक आर्टिफिशियल हार्ट है या कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन एक प्रकार का कृत्रिम हृदय या आर्टिफिशियल हार्ट है। इसको विल्म जोहान कोल्फ या रॉबर्ट जार्विक तथा उनकी टीम ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लबडब आवाज निम्न में किस अंग से संबंधित है? जो लबडब आवाज होता है वह व्यक्ति के हृदय से संबंधित है, ठीक है। और जो कहते हैं धड़कन, गाने में लोग गाते हैं ना कि धड़कन, तो वो धड़कन नहीं होता बल्कि वो जो धड़कता है उसी में लबडब की आवाज आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में जो हृदय होता है उसको एक बार धड़कने के लिए लगभग 0.8 सेकेंड चाहिए होता है और इसीलिए देखते हैं कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है और 1 मिनट में वह जो व्यक्ति का धड़कन होता है वह लगभग 72 बार धड़क जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितना बार धड़कता है? तो वह 72 टाइम धड़कता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय होता है वह 1 मिनट में 72 टाइम या 72 बार धड़कता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव के हृदय में मुख्य रूप से 4 कोष्ठक होते हैं। मानव के हृदय जो होता है, मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठक या 4 चेंबर होता है जो एक दूसरे पटों द्वारा विभाजित होते हैं। ऊपरी 2 कोष्ठों एवं 2 पतले होते हैं जिन्हें आलिंद या ऑर्टिकल कहते हैं। आलिंद 2 होते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। आलिंदों के नीचे 2 निलय, बायां निलय और दायां निलय होता है, ठीक है। इस तरह से उनका हार्ट बटा हुआ होता है 4 पार्ट में व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो होता है वह धमनी से मापा जाता है और रक्तदाब जो प्रभावित करता है वह भी व्यक्ति के धमनी को ही प्रभावित करता है, ठीक है। तो चिकित्सा विज्ञान में, खास करके चिकित्सा विज्ञान में हृदय धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी या पल्स कहते हैं और नाड़ी की धड़कन को शरीर के कई स्थानों पर अनुभव किया जा सकता है। किसी धमनी को उसके पास हड्डी पर दबाकर नाड़ी की धड़कन को महसूस किया जा सकता है और गर्दन पर, कलाइयों पर, घुटने के पीछे, कोहनी के भीतर वाले भाग पर ऐसे ही कई स्थानों पर नाड़ी का दर्शन किया जा सकता है या उसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह 120 mm से लेकर के 80 mm तक होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह 120 से 80 mm तक रहता है। और रक्तचाप में अधिक अंतर अगर हो जाता है तो व्यक्ति का या तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा और लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा और हाई और लो दोनों की स्थिति में हृदयघात का खतरा बढ़ जाता है। खास करके उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर के रोग के लिए अधिक हानिकारक होता है क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप
बहुत तेजी से बढ़ जाता है, जिसके कारण उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और उसकी डेथ तक भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो दौड़ लगाते समय सभी व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है बढ़ जाता है, इसीलिए हमें सडन पसीना आने लगता है, ठीक है, और हम थकान का अनुभव करते हैं। वो तो खैर लैक्टिक एसिड जमने के कारण होता है, तो वो उसका तो अलग वजह है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है हमने देख लिया प्रीवियस स्लाइड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन जो होता है एक व्यक्ति का, उस दौरान व्यक्ति का जो दिल होता है लगभग 2 अरब टाइम धड़कता है, ठीक है। एक जो औसत व्यक्ति की आयु होती है उसमें, उस अवधि में उसका जो हार्ट होता है लगभग 2 अरब टाइम धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो मानव शरीर में हृदय का जो कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह है। मानव शरीर में हृदय का कार्य खास करके रुधिर का सुचारू रूप से परिसंचरण करना, यानी रक्त का परिसंचरण करना, और हृदय फेफड़ों के शुद्ध जो रक्त होते हैं उसको ग्रहण करके पूरे शरीर में भेजता है, तथा शरीर के विभिन्न अंगों में से अशुद्ध रक्त को शुद्ध करके पुनः शुद्धिकरण, जो अशुद्ध रक्त होता है उसको पुनः शुद्धिकरण के लिए आलिन में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो शरीर की विशालतम धमनी है, जो सबसे मोटी धमनी होती है, उसका नाम है एरोटा। मानव शरीर में जो एरोटा है वह शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी है, जो हृदय के बाएं निलय में या बाएं वेंट्रिकल में होता है, और जिसमें ऑक्सीजन जनित या ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर के ऊतकों में भेजा जाता है और वहीं से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। धमनी जो होता है वह दैहिक या सिमेट्रिक एवं फुसफुसीय या पल्मोनरी रक्त परिवहन करती है, तथा दैहिक कोशिकाओं और शिरा तंत्रों से होती हुई पुनः हृदय के दाहिने आलिंद या आर्टिकल में पहुंच जाती है। बाएं निलय से इसका व्यास प्रायः 3 सेंटीमीटर होता है और निकल तथा कुछ ऊपर चढ़कर धनुषाकार मुड़कर वृक्ष में पृष्ठ कोशिकाओं या वर्टेब्रा के बाईं ओर उदर गुहा में प्रवेश करती है, तथा चौथी कोटि या कशेरुका के पास दाईं या बाईं श्लेष्विका या इलिक धमनियों में विभक्त हो जाती है। सरलता के लिए इसे अधिरोही महाधमनी या महाधमनी की चाप या आर्ट तथा अवरोही बक्षीय और उदारीय महाधमनी में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वह व्यक्ति के वजन के लगभग 7% होती है। तो अगर व्यक्ति का वजन 100 kg है, 100 kg है, तो उसके शरीर का वजन होगा 7 kg, मतलब सॉरी उसके बॉडी का जो रक्त होगा वह 7 kg होगा, ठीक है। तो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का 7% होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो सामान्यतः एक व्यक्ति में जो रक्त होता है वह 5 से 6 लीटर या फिर लगभग 5.5 लीटर औसत तौर पे माना जाता है, ठीक है। तो एक जो व्यक्ति होता है, एक वयस्क व्यक्ति या मानव के रक्त में जो औसत मात्रा होती है उसकी बॉडी में 5 से 6 लीटर होती है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है या कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें कोशिकाएं होती है जो पानी जैसे तरल, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, पदार्थ में तैरती रहती है, और इन कोशिकाओं को निर्मित तत्व कहते हैं, और क्योंकि इनका अलग अलग विशेष आकार होता है, ठीक है, इसीलिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? तो मानव के जो ब्लड का होता है पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त समूह की बात करें तो मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है, और किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन अणुओं के सांद्रण में
या सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुकणक जो उस विलयन का उसे पीएच मान कहते हैं, और किसी विलयन का पीएच मान 7 से अगर कम होता है तो वह विलयन अम्लीय हो जाएगा, और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमसे अगेन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो मानव के शरीर में जो ब्लड बैंक का या रुधिर बैंक का कार्य करता है वह तिल्ली होता है। ठीक है, तिल्ली या जिसे हम प्लीहा भी कहते हैं, वह सभी रीढ़धारी जो प्राणी होते हैं उनमें पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है जो मानव शरीर के पेट में स्थित रहता है, और प्लीहा में WBC का उत्पादन तथा RBC का विनाश होता है, और इसे RBC का कब्रगाह भी कहते हैं, जहाँ पर प्लीहा रक्त का संचारण या संचित करता है यहाँ पर इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो मानव के जो रक्त में प्लाज्मा और पानी होता है उसमें जो अंतर होता है, तो उसमें पानी लगभग 91%, ठीक है, और जो प्लाज्मा होती है वह 92% के समथिंग होती है। तो मानव के रक्त में जो प्लाज्मा होती है उसमें प्लाज्मा का रंग हल्के रंग का होता है, और कुछ क्षारीय पदार्थ होता है यह प्लाज्मा, और साफ पारदर्शक और आधारभूत मैट्रिक्स तरल होता है। यह रक्त का लगभग 55 से 65% भाग बनाता है, और इसमें 90 से 92% भाग जल तथा शेष 8 से 10% भाग कई प्रकार के कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में खास करके आयरन पाई जाती है, आयरन को लोहा हम कहते हैं। तो रक्त जो है उसमें रक्त जो है एक शारीरिक तरल द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों के अंदर या वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह एक गाढ़ा और कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य होता है जो एक जीवित ऊतक भी है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है, और रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वह फेफड़ा में भी होता है, यकृत के द्वारा भी होता है, किडनी के द्वारा भी होता है। मतलब ये तीनों जो ऊपर में दिए गए हैं तीनों सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि फेफड़ा, यकृत और किडनी सभी से रक्त का शुद्धिकरण होता है। और इसकी व्याख्या को अगर देखते हैं तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है इन चारों अंगों के द्वारा होता है, खास करके फेफड़े, किडनी, जिगर और तिल्ली के द्वारा। आसान भाषा में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे फेफड़े, जिसे हम लंग्स कहते हैं, फेफड़े गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और फेफड़े रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन को रख लेते हैं। तो फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसीय अशुद्धियों को रक्त से शुद्ध करते हैं, और इस तरह फेफड़े शुद्धिकरण करते हैं। नेक्स्ट है कि किडनी जो होता है, किडनी की बात कर लेते हैं। किडनी मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग किडनी है जो मानव को जीवन प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार का कार्य करता है, और हमारे शरीर में किडनी का उपयोग रसायनों के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया जाता है, और यह हमारे रक्त से अपशिष्ट या वेस्ट पदार्थों को, अवांछनीय या अनवांटेड पानी को निकालता है। नेक्स्ट है हमारा जिगर। जिगर की बात करें तो जिगर भी रक्त को साफ करता है, जो पाचन तंत्र या पाचन के दौरान विटामिन खनिजों से समृद्ध होता है। जब आप कुछ खाते हैं तो भोजन से विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व जो आंत से रक्त में आते हैं, शरीर के बाकी हिस्सों में जाने के पहले पोषक तत्वों से भरपूर रक्त लीवर में रुकता है। अब नेक्स्ट है तिल्ली। तिल्ली की बात करें तो जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं या प्लीहा कहते हैं, तो तिल्ली जो होता है वह तिल्ली जो होता है मानव के पेट में स्थित रहता है, और यह पुरानी आरबीसीज को नष्ट करता है जब वे अपना काम नहीं करते हैं तब। और इसके अलावा रक्त का भंडार भी प्लीहा ही होता है या तिल्ली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है
निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमें बताना है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है, तो बॉडी का जितना भी आरबीसी होता है या रक्त होता है वह खास करके किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून का या जो रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे डायलिसिस कहते हैं। और डायलिसिस खास करके आप जानते हैं बहुत सारे एड में देता रहता है, खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। और रक्त में पोषक तत्व या अपशिष्ट दोनों पदार्थ होते हैं, इन्हें विशिष्ट विधि से छानकर अलग किया जाता है और इस क्रिया में वृक्क का महत्वपूर्ण कार्य होता है जो उपयोगी पदार्थों को शरीर में रोककर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है। और महाधमनी की शाखाओं से रक्त वृक्क में पहुंचता है और कोशिका की भित्ति से रक्त छनता है। अविवाही धमनी रक्त में विषैली उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि होते हैं जो छने हुए रक्त में ग्लूकोज, लवण तथा नाइट्रोजन के यौगिक से मिलकर बनते हैं और इस क्रिया को अपपोहन या डायलिसिस कहा जाता है। और डायलिसिस आज बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल तौर पे भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? तो रक्त में जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्तकण के कोशिका द्रव में एक प्रोटीन वर्णक और लोहा होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है और इसी के कारण रक्त का लाल रंग होता है। और रक्त संचालन की क्रिया के दौरान यह फुसफुस से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है एवं ऊतकों में पहुंचने पर ऑक्सीजन अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में खास करके आयरन या लोहा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? या शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं में स्थित जो हीमोग्लोबिन होती है उसका कार्य है कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। ठीक है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि आरबीसी जो होता है वह आरबीसी या जिसे हम लाल रक्त कोशिका कहते हैं वह कोशिका द्रव में मौजूद एक वर्णक होता है जिसमें लोहा भी पाया जाता है और जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है और इसी के कारण आरबीसी का जो रंग होता है वह लाल होता है। रक्त संचालन की क्रिया के दौरान फुसफुस से ऑक्सीजन लेता है यह और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है एवं ऊतकों में पहुंचने पर ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन या आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो वह फुसफुस सिरा होती है। फुसफुस सिरा का जो कार्य है कि रक्त वाहिकाओं में जो साफ रक्त होते हैं, साफ रक्त होता है या जो ब्लड होता है उसको फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं जहां दायां और बायां आलिंद राइट एंड लेफ्ट ऑर्ट्रिकल तथा दायां और बायां निलय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाते हैं और दाएं आलिंद में 2 अग्र महाशिराएं और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ठीक है, तो वह लोहित कोशिकाएं होती है जिसके सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो वह होता है हेपरिन। हेपरिन के कारण हमारे बॉडी में जो ब्लड होते हैं वह जमते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा या जिसे हम तिल्ली कहते हैं,
ठीक है, वह सभी कशेरुकी प्राणियों में या रीढ़ वाले प्राणियों में पाई जाती है। यह आरबीसी कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं और जिसके कारण इसे मानव शरीर का रक्त बैंक भी कहते हैं। यह स्टोर करके रखता है और जो खराब आरबीसी होता है, पुराना आरबीसी होता है, उसको प्लीहा नष्ट भी करता है। यह मानव शरीर में अमाशय में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है वह लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। रुधिर के प्लाज्मा में जो लिम्फोसाइट होती है वह एंटीबॉडी द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो लाल रक्त कणिकाएं, या जिसे हम क्या कह रहे हैं, तिल्ली कहते हैं या आरबीसी कहते हैं, वह एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं की बात करें तो वह छोटी, चपटी, गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई अर्थात उभयताल होती है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या लगभग 40 से 50 लाख प्रति मिलीमीटर तक होती है और इसकी जीवन अवधि की बात करें तो वह 100 से 120 दिनों की होती है। एक बार यह भी पूछ लिया जाता है कि इसकी जीवन अवधि कितनी दिनों की होती है। तो जो आरबीसी होती है उसकी हमारी बॉडी में 100 से 120 दिन की अवधि होती है और लाल रक्त या लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। एक बार क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण निम्न में से कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कणिकाएं एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानी जाती है। तो यह आरबीसी जो होती है वह एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं जो है वह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं, बोन मैरो में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, क्योंकि जब आरबीसी बहुत पुराना हो जाता है और खराब हो जाता है तो प्लीहा उसको नष्ट कर देता है और नए आरबीसी का निर्माण करता है और उसका स्टोर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है वह लगभग 100 से 120 दिनों का होता है। लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त रेड ब्लड सेल जिसे कहते हैं, रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है और लाल रक्त कणों का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है या बोन मैरो में होता है और इसकी औसत आयु 120 दिन होती है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है मानव शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का उत्पादन निम्न में किसके द्वारा होता है? तो आरबीसी का जो उत्पादन होता है वह प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था, अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी जो होते हैं वह उनका आकार क्या होता है? तो उच्च उन्तांश पर जो मानव शरीर में आरबीसी होते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। उच्च उन्तांश पर जब होंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि उच्च उन्तांश पर उनमें प्रोडक्शन का जो रेट हो जाता है वह बढ़ जाता है। इसी कारण जब उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी होती है तो उसकी संख्या में वृद्धि पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी या सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी या सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। जब हमारी बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई बीमारी, कोई फ्लू या किसी चीज़ का अटैक होता है, सबसे पहले हमारे बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वह क्या करते हैं, उससे लड़ने का कार्य करते हैं और उसी का कार्य है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है। श्वेत रक्त कण जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, शरीर के संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं
और इनका जीवन काल जो WBC का होता है वह 2 से 2.5 दिन तक का या 2 से 5 दिन तक का होता है, जबकि RBC का हमने देखा था वह 100 से 120 दिनों का उसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिकाओं तो मानव के शरीर में जो श्वेत रक्त रुधिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिका जो होते हैं उसकी न्यूट्रोफिल्स की किस्म अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव के ब्लड पे अटैक करता है या हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो सबसे पहले उनको प्रतिक्रिया देता है WBC या वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो रक्त समूह के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं जिन्होंने एवियो प्रणाली का जनक भी इनको कहा जाता है और इन्होंने रक्त समूह की खोज सन 1900 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्टर का पता किसने लगाया? तो फैक्टर का जो पता लगाया था वह थे लैंडस्टीनर और बियनर। तो जो RH फैक्टर है उसका पता लगाया था लैंडस्टीनर और बियनर ने। फैक्टर की बात करें RH फैक्टर की तो सन 1940 में लैंडस्टीनर और बियनर दोनों ने मिलकर के रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया और इन्होंने रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया था। कई एक बार PCS में पूछ लिया जाता है हमसे कि किस जीव में इसका पता लगाया गया था। सबसे पहले RH फैक्टर का, तो यह बंदर में पता लगाया गया था और इसे RH फैक्टर भी कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका RH सहित RH पॉजिटिव कहलाता है और जिसमें यह नहीं पाया जाता है उनका रक्त RH सहित RH नेगेटिव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो AB जो रक्त समूह है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो वह O ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो ब्लड ग्रुप O है जिसमें कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसीलिए अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ डिस्कशन में। तो रक्त समूह की सबसे पहले खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त में एंटीजन नामक प्रोटीन पाई थी इन्होंने और यह बताया कि 3 प्रकार के होते हैं जिसमें AB और AB 3 वर्गों में विभाजित करके लैंडस्टीनर महोदय ने बताया। रक्त समूह जिसे बताया था कि रक्त समूह में एक O ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन पाया ही नहीं जाता और इसलिए सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को ये रक्त दे सकता है O ब्लड ग्रुप वाला लोग। ठीक है, और इसे सर्वदाता भी कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं O ब्लड ग्रुप को। ठीक है, क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकता है। जबकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात की जाए तो वह AB ग्रुप वाले होते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, यह सभी का ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन का एक ऐसा पदार्थ है जो कौन सा है? तो एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है। मानव शरीर में एंटीजन या जो प्रतिजन होता है वह क्या करता है, किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, तथा दूसरों शब्दों में कहूँ तो कोई भी पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिपिंड उत्पन्न करने में सहायक
होता है उसे प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। ठीक है, प्रतिजन वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि हो सकते हैं जिनका आणविक भार कम से कम 6000 डाल्टन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है वह संक्रमण के विरुद्ध होता है। ठीक है, एंटीबॉडी हमारे बॉडी में एक आर्मी की तरह कार्य करता है। जब कोई बाहरी बैक्टीरिया, वायरस अटैक करता है हमारी बॉडी पे, सबसे पहला उससे युद्ध करता है वह हमारा एंटीबॉडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर का नाम देखिए आ गया है यहाँ पर, तो ये बंदर से संबंधित है। ठीक है, लैंडस्टीनर ने 1940 में एक रिसस नाम के बंदर से ये खोज कर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है? तो ये आरएच फैक्टर में पुरुष और महिला जो होते हैं वह अगर निगेटिव वाले हैं, पुरुष पॉजिटिव और महिला निगेटिव वाले हैं, आरएच पॉजिटिव निगेटिव, तब उनका विवाह सही नहीं माना जाता, क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका डेथ होने की संभावना होती है और जो महिला होती हैं वह भी गर्भपात का शिकार हो जाती है और उनका भी डेथ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन का देखिए डिस्कशन यहाँ पर आ गया फिर अगेन हमारे पास कि आरएच पिता का पॉजिटिव होगा और माता का आरएच निगेटिव होता है, तो उसके कारण क्या होता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक एक रोग हो जाता है माता के गर्भाशय के दौरान, और उसी दौरान क्या होता है कि भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है और इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसके कारण पिता का आरएच फैक्टर पॉजिटिव और माता का निगेटिव होता है। ठीक है, तो यह जच्चा बच्चा यानी माता और जो उनके बच्चा होते दोनों के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो वह AB ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होता है, एक्सेप्टर होता है। AB वर्ग के व्यक्तियों वाले AB रक्त समूह के जो व्यक्ति होते हैं उनके रुधिर में दोनों एंटीजन की उपस्थिति के कारण सभी वर्ग के व्यक्तियों से रक्त ले सकते हैं, यानी एक्सेप्टर होते हैं, अर्थात सर्वग्राही एक्सेप्टर होते हैं। जबकि दोनों एंटीजन की उपस्थिति के कारण अन्य व्यक्तियों के लिए इनका रुधिर निरर्थक हो जाता है। ध्यातव्य हो कि ब्लड O वर्ग वाले व्यक्ति सर्वदाता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक अदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इनको इसलिए सर्वाधिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उनके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, एंटीजन का अभाव होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? तो वह O ग्रुप समूह होता है। O ग्रुप समूह की बात करें तो O ग्रुप समूह वाले जो होते हैं वह सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होते हैं, और AB ग्रुप जो होता है वह सर्वग्राही होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। रक्त O समूह जो होता है उसमें प्रतिजन नहीं होता है, एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए इसका ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो रक्त जिसका O समूह का है वह O वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। दूसरे से अगर रक्त लेगा तो उसके बॉडी में एंटीजन ही नहीं होता है और फिर एंटीजन आ जाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए जो O ग्रुप वाला व्यक्ति है वह या तो O पॉजिटिव या O निगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है?
तो अगर पिता का ए है और माता का ओ है तो बच्चा का जो होगा वह वर्ग ओ में आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कुल व्यक्ति में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। यदि पिता का वर्ग ए है और माता का वर्ग ओ है तो उनसे होने वाली संतान या पुत्र का जो रक्त समूह होगा ए अथवा ओ में से कोई एक हो सकता है, मतलब माता या तो पिता का या तो माता का हो सकता है। प्रश्न में विकल्प ओ ही दिया गया है, इसलिए सिर्फ ओ वाला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी से रक्तदान ले सकता है? क्योंकि बी वाला है तो या तो वह बी से ले सकता है या फिर वह ए बी से ले सकता है। ठीक है, तो अगर बी ग्रुप वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो वह या तो बी से ले सकता है या फिर ए बी से ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिमाग के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के लिए केंद्र में स्थित होते हैं? तो दिमाग में जो होता है हाइपोथैलेमस, जो हमारी बॉडी पर चोट लगता है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, भूख लगती है, थकान होती है, सभी का अनुभव कराता है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो दिमाग यानी सर में जो हमारा खोपड़ी है इसके अंदर जो हमारा दिमाग है उसी के केंद्र में हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जिसका कार्य है कि हाइपोथैलेमस में भूख लगने या भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो मानव दिमाग में जो बुद्धि का केंद्र है वह सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम का मुख्य कार्य क्या है देख लेते हैं एक बार। तो सेरेब्रम को देखें तो सेरेब्रम बुद्धि का केंद्र कहलाता है। पूरे मस्तिष्क का 80% भाग यानी सबसे बड़ा होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम गुहा पार्थ या बैक्टीरियल में पाई जाती है और सेरेब्रम गोलार्ध में मस्तिष्क गुहा के घोड़े के नाल जैसी आकृति में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम दिमाग से या माइंड से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा जो भाग है वह दिमाग होता है। अच्छा, सबसे बड़ा भाग पूछा जा रहा है ना, तो ये प्रमस्तिष्क हो जाएगा, पीछे वाला हिस्सा, क्योंकि उसी के अंदर सारी वो गोल 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 गुत्थियाँ बनी पड़ी रहती है। आपने अगर किसी का पोस्टमार्टम होते हुए देखा होगा तो ये देखा होगा, हमने तो कई पोस्टमार्टम करवाया है तो मुझे पता है। हालांकि तो मस्तिष्क के ऊपर का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या हेमिस्फीयर्स या कपाल में स्थित होता है। इसके पीछे वाले भाग में नीचे की ओर अनुमस्तिष्क या सेरेब्रम के 2 छोटे छोटे गोलार्ध जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे आगे की ओर वह भाग होता है जिसको मध्य मस्तिष्क और मध्य मस्तूलग्र कहते हैं या मिड ब्रेन कहते हैं या मेसिसेफ्लन कहते हैं। इसके नीचे जो दबा हुआ भाग या जता हुआ भाग होता है जो मेरुशीर्ष कहलाता है और मेडुला ऑब्लिंगेटा, जिसे मेडुला ऑब्लिंगेटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कई एक बार जैसे पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या फिर बहुत सारे संस्थान में गए जहाँ पे अब काम ऐसा पड़ा कि लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है, तो वहाँ रह कर देखना होता रहा कि कहीं कोई इधर उधर तो कुछ नहीं कर रहा है, या कुछ वैसा सेंसिटिव केस हो गया तो हम लोगों ने उसमें जाकर देखा है हालांकि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्नियोजन की क्षमता होती है या पुनर्योजन की क्षमता होती है? तो सबसे कम जो पुनर्योजन की क्षमता होती है मानव मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है, और इसी वजह से अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन कैंसर हो जाता है तो वह ठीक नहीं हो पाता और व्यक्ति की डेथ ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचना तथा शरीर क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की जो लघुतम संरचना या सबसे छोटी संरचना और शरीर की क्रियात्मक इकाई है वह न्यूरॉन सिस्टम होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो कोशिका में तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन है, यह कोशिका
तंत्रिका तंत्र बनाती है और तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र कोशिका। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, जिसे हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। यह कोशिका तंत्रिका बनाती है तथा कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड से खास करके यह 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मानव शरीर रचना की बात करें तो मानव शरीर रचना में रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड जो होता है वह वर्टिकल कॉलम या बैकबोन जिसे कहते हैं या स्पाइन कहते हैं, पीठ की हड्डियों का समूह है जो मस्तिष्क के पिछले भाग से निकलकर गुर्दा के पास आ जाती है। और मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी कोशिकाएं निकलती है। मेरुदंड के भीतर ही मेरुनाल या स्पाइनल कैनाल में मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड सुरक्षित हो रहता है। तो यहाँ पर हमने लगभग देख लिए टोटल 110 क्वेश्चन, और अभी चलेगा ना, तो ये वीडियो का लेंथ ठीक ठाक लंबा हो गया है और इसलिए मुझे यहीं पे इसे समाप्त करना होगा। ठीक है, देखने के लिए सभी को यहाँ तक धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू, और ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आवश्यक सुझाव में कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद अगेन। जय हिंद।